11,760.9 और 11,761 का स्तर आप इस समय देख रहे हैं प्रदीप। तो सबको, सीएनबीसी आवाज के सभी दर्शकों को ढेरों शुभकामनाएं। निफ्टी नए शिखर पर पहुंच चुका है प्रदीप। बिल्कुल शानदार हमने आज परफॉर्मेंस आते हुए देखा है और देखिए दिग्गज जिनके हाथ में लीडरशिप है। एचडीएफसी सबसे बड़े वेल्थ क्रिएटर्स में से एक रहा है, जहां पर आप आज कंट्रीब्यूशन आते हुए देख रहे हैं, जिसने आज तेजी पकड़ी है। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये सभी मदद करते हुए, और ये तमाम स्टॉक्स जो इस शिखर पर निफ्टी को लेकर आए हैं। नए रिकॉर्ड ऊंचाई बनती हुई निफ्टी में इस समय आपके सामने देखने को मिल रही है। ये नए रिकॉर्ड एक ऐतिहासिक क्षण हमारे बाजारों के लिए। ध्यान रखिए, सेंसेक्स ने 2 दिन पहले ही रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ। उसके बाद कल सेंसेक्स ने पहली बार रिकॉर्ड 39,000 के ऊपर क्लोजिंग दी। बैंक निफ्टी पहले ही अपने नए हाइस पर है और अब निफ्टी भी इसमें शामिल होता हुआ, यानी ऑल राउंड रैली, जबरदस्त तेजी। और अब यह रिकॉर्ड निफ्टी ने हासिल कर लिया है अब तक के नए हाइस का। तो इससे बढ़िया फाइनेंशियल ईयर हो नहीं सकता था, इससे बढ़िया शुरुआत तो हो नहीं सकती थी। और कहते हैं प्रदीप कि पार्टी में जाने के लिए पार्टी वाले कपड़े होने चाहिए। तो आज हम सब लोग अब से लेकर जी हाँ 3:30 बजे तक निफ्टी के इस हाई को सेलिब्रेट करेंगे। तो सबसे पहले बधाई कालरा साहब, ये जो हम लोग जो सब मिलकर कह रहे थे कि हाई हो जाएगा, ये देखिए फाइनली हो गया है। पहला रिएक्शन? अभी तो शुरू हुए हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हाँ, अभी तो मेरे ख्याल से 12 साढ़े 12 तक चले जाएगा। आपका क्या व्यू है? देखिए ओवरऑल स्ट्रक्चर तो 12,200 की बात हम लोग कर ही रहे हैं, बट मुझे लग रहा है आज के सत्र में 11,810 के लेवल्स देखने चाहिए। मोमेंटम आई थिंक बरकरार रहना चाहिए। आपका क्या व्यू है? बिल्कुल बहुत पॉजिटिव व्यू है, और जिस तरह से इंडेक्स हैवी वेट्स के अंदर में तेजी बनी हुई है, वो ये इंडेक्स मार्केट को मेंटेन करेगा। और इस बार अच्छी बात है कि ब्रॉड बेस हो रही है रैली, क्योंकि पहले भी थोड़ा एक अटेम्प्ट हमें देखने को मिला था, बट इस बार ये अटेम्प्ट के साथ में ब्रॉड बेस हो रही। तो मैं चाहूँगा कि इस रैली के साथ जो मिड कैप और स्मॉल कैप में जिस तरह की गिरावट थी, वहाँ पर भी एक अच्छी रिकवरी हो, तो सभी को उसका फायदा भी पहुंचे। और वो लगता है इस बार शायद इसकी पॉसिबिलिटी काफी नजर आ रही है। तो जबरदस्त तेजी भारतीय बाजारों में। देखिए जब हम कभी भी हाई को अटेम्प्ट करते हैं तो थोड़ा सा नीचे आते हैं, जो कि इस समय आए हैं। लेकिन आप देखिए ये ऐतिहासिक दिन है, और इस ऐतिहासिक दिन में अब हमारे साथ आनंद राठी साहब जुड़ चुके हैं। राठी साहब स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। सबसे पहले आपको ढेरों बधाई, निफ्टी ने आज नया शिखर छू ही लिया। आपको और आपके सारे दर्शकों को बधाई भाई। ये दोनों इंडिया सेंसेक्स और निफ्टी हाईएस्ट लेवल पे चल रहे हैं। सर क्या व्यू है आपका इस समय फिर अब मार्केट पर? इलेक्शन से पहले जो तेजी देखने को मिल रही है, जो एफआईएस की बाइंग है, और अब घरेलू संस्थागत निवेशक भी इनके साथ खरीदारी कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप मूड और माहौल? राठी जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जो एक तो इंटरेस्ट रेट की कम होने की जो संभावनाएं हैं जी, और इन्फ्लेशन कम चल रहा है, तो और मेन ऑल्सो कि इतना फ्लो अभी जो है एफआई का फ्लो बढ़ गया है, रिकॉर्ड फ्लो आ रहा है। तो मैं समझता हूँ ये लेके ये प्री इलेक्शन रैली हो रही है। बिल्कुल, और ये प्री इलेक्शन रैली जो इस समय बाजार में चल रही है, इलेक्शन के शुरुआत 11 तारीख से पोलिंग शुरू होगी और 23 मई को नतीजे आएंगे। उम्मीद रखनी चाहिए कि वहां तक हम ये तेजी का रुख देखेंगे। किस तरह की तेजी, कोई टारगेट्स अगर आपके दिमाग में हो? नहीं, मैं देखिए शॉर्ट टर्म कहना मुश्किल है, मैं कभी शॉर्ट टर्म टारगेट बताता भी नहीं हूँ, और आदमी को देखना भी नहीं चाहिए शॉर्ट टर्म टारगेट। सही है सर। हाँ, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी नहीं कहूँगा कोई अंडर प्राइस है आज की तारीख में। इट्स रियली वैल्यूड एंड लिटिल एग्रेसिवली। आई थिंक अब वॉच करना पड़ेगा इलेक्शन रिजल्ट, और उसके अलावा परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनीज। जब तक अर्निंग्स लेवल में बहुत इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, मार्केट में एक लिमिटेशन रहेगी बढ़ने की। ठीक बात है सर। जिस तरह से मूड सुधरा है, और इस हफ्ते के अंत में महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा होगा, तमिलनाडु में और बैसाखी देखिए सिख लोग 14 तारीख को मनाएंगे। ये फाइनेंशियल ईयर का आगाज इससे बढ़िया हो नहीं सकता था। बस अब सबकी निगाहें टिकी रहेंगी कि आरबीआई कल एक तोहफा दे और रेट कट करे। रेट कट 25 बेसिस पॉइंट तो बाजार ने पचा लिया है। आपको क्या लग रहा है, क्या निकल कर आएगा? अब गवर्नर साहब कल 11:45 पर खुश करेंगे? हाँ, मुझे लगता है कि रेट कट होगी, क्योंकि कंटिन्यूस इन्फ्लेशन नीचे हो रहा है, और वर्ल्ड इकोनॉमी में भी अब जो है वो चेंज दिखाई दे रहा है। वहाँ भी इंटरेस्ट रेट पे हॉल्ट हो गया है, यूएस में भी। तो फिर से चूंकि वर्ल्ड ग्रोथ कम हो रही है,
मुझे लगता है फिर से लिक्विडिटी बढ़ेगी। यहाँ भी आप देखिए लिक्विडिटी आरबीआई जो है 5 बिलियन का पहले किया था, 5 बिलियन का फिर कर रहे हैं। तो आरबीआई का क्लियर संकेत है कि लिक्विडिटी ठीक रहनी चाहिए, और जब लिक्विडिटी अच्छी रहती है तो ब्याज की दरें कम ही रहेंगी। तो हो रही है इंडस्ट्री की ओर से कि आधे % के आसपास का रेट कट होना चाहिए, या रेट कट के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग संकेत देने चाहिए आरबीआई को। आपको क्या लगता है कि आधा फीसदी भी मुमकिन है? नहीं, मेरे को लगता है कि 1/4% हो सकता है। आधा % इतना एग्रेसिव आजकल कोई भी बैंक जो है, रिजर्व बैंक। लेकिन चौथाई क्या ये दूसरा कट होगा? इसके बाद क्या आगे भी उम्मीद करनी चाहिए साल के दौरान और रेट कट्स आएंगे? जिस तरह की अभी डिमांड की स्थिति है, आप खुद कह रहे हैं लिक्विडिटी बढ़ाने की, डिमांड बढ़ाने की जरूरत है। देखिए, बहुत कुछ डिपेंड करता है कि ये फिस्कल डेफिसिट का क्या पोजीशन रहे। अब पिछले साल फिस्कल डेफिसिट का काफी ठीक रहा, परंतु ये पिछले दिनों में देखा भाई कि टैक्स के रेवेन्यू इतनी जो एक्सपेक्टेड थी उतनी नहीं हुई, और काफी प्रेशर रहा गवर्नमेंट में टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करने का। तो इसलिए मेरे ख्याल से अगर फिस्कल डेफिसिट कैन बी मैनेज, क्योंकि धीरे धीरे हर एक गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स में ज्यादा जा रही है, जिस तरह के मैनिफेस्टो आ रहे हैं, तो ये बड़ा क्रिटिकल है। इसलिए इंटरेस्ट रेट रिडक्शन का ट्रेंड मेरे हिसाब से कंटिन्यू करेगा, परंतु बहुत ज्यादा रेट कट एक्सपेक्ट करना मेरे ख्याल से संभव नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, और एक बार फिर से आपको और आपकी पूरी आंदाटी की टीम को इस नए उच्चतम स्तर पर जो निफ्टी है उसकी ढेरों बधाई। लेकिन देखिए, सीएनबीसी आवाज़ की पूरी टीम किस तरह से तैयारी कर रही थी, एक झलक देखिए, और उसके बाद फिर हमारे साथ शैल भटनागर साहब भी जुड़ेंगे, उनसे भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हम तो तेजी के खिलाड़ी हैं। पैसा तो तेजी में ही बनता है। बुल और बियर के जंग में जीतेगा तो बुल ही, इसलिए वी आर द बुल। अब की बार 15,000, जी हाँ, 12,000 नहीं, 15,000। लंबी सोचिए, लंबी तेजी के लिए खेलिए, और ये बुल्स को जाकर सब लोग मनाने गए थे, और आप देखिए बुल्स मान गए। शैल जी, व्हाट अ डे। हेमंत जी, आपने देखिए मुझे दिल्ली भेजा, मैं 2 दिन वहाँ पे बहुत लोगों से मिल के आया। मैंने कहा कि भाई बाजार में इस वक्त एक आवश्यकता है रिकॉर्ड हाई की निफ्टी पे, और देखिए 2 दिन की जो मेहनत है वो काम आई। आप लोग यहाँ पे लगे हुए हैं, थोड़ी बहुत मेहनत मैंने दिल्ली में भी करी थी, इस वजह से आप देख रहे हैं कि बाजार में इस वक्त एक ज़बरदस्त रिकॉर्ड हाई है। और कालरा साहब, आशीष जी, और हमारे जितने सचिन साहब, जितने भी हमारे अच्छे दिग्गज टेक्निकल एनालिस्ट हैं, सब बता ही रहे हैं कि रिकॉर्ड हाई की तरफ है। आप देखिए बाजार ने क्या ज़बरदस्त रिटर्न्स दिए हैं पिछले 1 साल, ईयर टू डेट और 3 साल में भी। आप देखिए इस वक्त हिंदुस्तान का बाजार, आप कोई भी मेजर इंडेक्स उठा लीजिए, वो दुनिया का सबसे बेहतरीन बाजार है। तो भारत और बेस्ट है बिल्कुल, और इससे बढ़िया हो नहीं सकता। और वरुण हमारे साथ जुड़े हैं, वो हमें बताएंगे कि ये जो नया शिखर हमने छुआ है, ये कितने दिनों के बाद आंखें तरस गई हमारी इस शिखर को वापस देखने के लिए, और कौन कौन से स्टॉक्स हैं दरअसल जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया इस शिखर को हासिल करने के लिए। वरुण बताइए, क्या रिसर्च है आपके पास? देखिए, सबसे पहले तो आपको और सभी को इस नए हाईस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। डेफिनेटली हमने पिछला जो निफ्टी ने हाई बनाया था वो था 28 अगस्त 2018 को, और उसके बाद करीब 146 ट्रेडिंग सेशंस के बाद, यानी कि आज का ट्रेडिंग सेशन भी गिने तो 147 ट्रेडिंग सेशन है जो हमको लगे ये नए वापस हाई बनाने के लिए। जिन सेक्टर्स ने इसमें सबसे अच्छी मदद की उसमें देखिए बैंकिंग और एनबीएफसी काउंटर्स जो है उन्होंने पूरे तरह से आउट परफॉर्म किया है। बैंक निफ्टी में इस दौरान करीब 8.2% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली, और खासकर जो प्राइवेट बैंक है उसमें करीब 8% के आसपास की बढ़ोतरी देखी गई, और पीएसयू बैंक भी पीछे नहीं थे, करीब 7% के आसपास की रैली यहां भी देखने मिली, और एनबीएफसी काउंटर 7% की रैली यहां थी, और आईटी ने भी कुछ हद तक मदद की है 2% के आसपास की तेजी के साथ। लेकिन जिस सेक्टर्स में दबाव था उसमें ऑटो, मेटल्स, एफएमसीजी और फार्मा सेक्टर्स थे जहां दबाव देखा गया। जिन स्टॉक्स ने मदद की है उसमें सबसे आगे यूपीएल का काउंटर था, 42% के आसपास की रैली इसमें देखी गई है। टाइटन 26%, और जैसे कि मैं बता रहा था कि बैंक ने सबसे ज्यादा मदद की तो आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक, ये 2 स्टॉक्स थे जिनमें 16 से 18% के आसपास की रैली देखी गई। विप्रो में करीब 17% के आसपास की रैली देखी गई। जिन स्टॉक्स ने मायूस किया उसमें खासकर जो ऑटो स्टॉक्स है वो थे आयशा मोटर्स, एमएनएम, मारुति, सन फार्मा और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, इनमें दबाव देखा गया। लेकिन लार्जली बैंकिंग स्टॉक्स जो है उन्होंने पूरी तरह से लीड किया। और एक बात मैं आपको और बता दूं, हाल फिलहाल में हमने देखा कि एफआईआईएस की तरफ से बहुत बाइंग हुई है, लेकिन पिछले हाई से इस हाई तक देखे तो डीआईएस ने करीब 26,000 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश किया है, जबकि एफआईआईएस ने करीब 12,500 करोड़ के आसपास।
दमानी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि बिग बुल हैं शेयर बाजार के। दमानी साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर, और सबसे पहले आपको ढेरों शुभकामनाएं, सेंसेक्स निफ्टी दोनों ही लाइफ हाईस पर। आपके सब दर्शकों और निवेशकों को भी बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। हिंदुस्तान के अच्छा दिन है कि इंडेक्स मेड अ न्यू टाइम हाई, और मेरा जो एक पॉइंट है, मसला है कि काफी लोग काफी निराश हो चुके थे बाजार के बारे में। लोगों का बेयर मार्केट शुरू हो गया था, हमें कभी लग नहीं रहा था, हमें लगता है बहुत पेनफुल करेक्शन हुआ अक्टूबर दिसंबर में, और मार्केट का जो बुल मार्केट 2013 में चालू हुआ था वो बरकरार है, और ये उसका एविडेंस है कि बुल मार्केट ने थोड़ी देर सो गया था, लेकिन अभी हाल फिलहाल एकदम ठीक है बुल मार्केट। जी दमानी साहब नमस्कार, मेरा नाम शैल भटनागर है, मैं आपका बहुत पुराना मित्र हूँ। मेरा प्रश्न आपसे ये ब्रॉडर इकोनॉमी और पॉलिटिक्स पे है। पिछले एक आध हफ्ते से जो बाज़ार में तेज़ी आई है, आप क्या समझ रहे हैं कि आने वाले समय में बाज़ार क्या दर्शा रहा है पॉलिटिक्स पर, और ख़ासकर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर, फिस्कल डेफिसिट पर, और आने वाले समय पर? काफी हाई शैलेंद्र, नाइस to have you back on air. It's a very difficult question. I don't think I have the answer to so many variables going on, but 2-3 things help the market. The most important जो Fed का decision था कि interest rates नहीं बढ़ाएं, उसके कारण money has flown back from developed markets to emerging markets, and India has been a big beneficiary. There's a lot of pessimism in India, so whenever market's too pessimistic, it tends to bounce back. And thirdly, of course, market is sensing क्या होगा मेरे को मालूम नहीं, कि जो करंट सरकार है वो वापस स्पष्ट बहुमत लेके आ जाएगी, तो उसके लिए शायद बाजार थोड़ा बॉइंट है। शैल जी, दमानी साहब हमारे साथ जब दिवाली पे जुड़े थे तो इन्होंने कहा था अब की बार 12,000, उस समय शायद ही कोई सोच रहा हो, और देखिए वो इनकी भविष्यवाणी 6 महीने के अंदर अब सही साबित होने के कगार पर ही है। दमानी साहब, अब आप यहाँ से आगे क्या देख रहे हैं? अच्छी अगर उम्मीद के मुताबिक नतीजे आए चुनाव के, किस तरह की तेजी और हो सकती है? अब टारगेट क्या रखने चाहिए इस साल के लिए, कैलेंडर ईयर और वित्त वर्ष के लिए? मैं टारगेट तो कभी देता हूँ, जैसे सर आप तो इतने सही साबित हुए, आपके टारगेट ही तो मीट हुए। मोदी साहब ने बोला था उसके हिसाब से मैंने थोड़ा टिप्पणी की थी, बट माय पॉइंट बीइंग इज दैट द गुड न्यूज इज दैट बुल मार्केट इज अलाइव, एंड दैट बुल मार्केट्स काफी ऊपर जाते हैं, यहाँ से भी ऊपर जाएंगे। वुड आई बी कॉशियस आउट हियर बिफोर द इलेक्शन न्यूज? यस, आई वुड बी कॉशियस। आई वुड नॉट इलेक्शन के सामने ज्यादा लेवरेज पोजीशन रखना और ज्यादा एग्रेसिवली इन्वेस्ट करना, I don't think it's a sensible strategy. I think if you find a good business at a good valuation, by all means buy it. But ahead of this major event that is taking place, I would be a bit cautious. अच्छा सर, गवर्नर साहब से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? कल की पॉलिसी सबसे इम्पोर्टेंट होगी, और जैसा कि आप भी कह रहे हैं लिक्विडिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, और अब तो फेड ने भी जिस तरह के पॉज के संकेत दिए हैं, क्या लगता है आपको 25 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा की उम्मीद रखना, बढ़िया कमेंट्री की उम्मीद रखना सही होगा? मेरे ख्याल से नहीं होगा। मेरे ख्याल से 25 बेसिस पॉइंट इज द मैक्सिमम द मार्केट विल एक्सपेक्ट एट दिस पॉइंट। ओके दमानी साहब, आप बाजार के बहुत बड़े और बहुत पुराने पारखी हैं। आपके हिसाब से जो ये चेंजेस हुए हैं इकोनॉमी में, खासकर मार्च में एनक्लैट की तरफ से एक बड़ा अच्छा डिसीजन आया आर्सेलोर मित्तल के फेवर में, बहुत सारी क्लीनिंग अप हो रही है मिड कैप PSU बैंक बैलेंस शीट्स पर, जो ये NPA का माहौल हम पिछले 3-4 साल से देख रहे थे, आपको लगता है कि उसमें फाइनली एक बिल्कुल क्लियर पिक्चर आ गई है और बाजार साफ हो चुका है वहाँ का? I'm not very clear on that if the NBFC problem is solved yet. I mean, I think that will take still some time for those problems to be solved. और जो recent NCLT में जो February 12th circular has been withdrawn, I think is a bit negative for cleaning up the NPA process. तो मेरे को लगता है जो नई सरकार आएगी उसके बाद ही they will take a fresh view on all these matters. एक तरीके से दमानी साहब करीब 13-14 महीने के कंसोलिडेशन के बाद एक तेजी शुरू हुई है। सारे फैक्टर्स जो इमीडिएट तौर पे सामने हैं, महीने 2 महीने में इसका तो नतीजा आएगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि अब ये जो तेजी दरअसल शुरू हुई है, एक साइकिल टर्न हो रहा है और अगले 12 महीने के लिए हमें यहाँ से बुलिश रहना चाहिए? ऐसे में आपकी नज़र कहाँ होगी, किन थीम्स पे, किन स्टॉक्स पे, किन सेगमेंट्स पे? जैसे आपको मालूम है, मैंने बहुत बार टेलीविजन में बोल भी चुका हूँ कि वी आर नॉर्मली फुली इन्वेस्टेड इन द मार्केट, बट जो एडिशनल पैसा है, वन ऑफ द सेक्टर्स वी फाइंड वेरी अट्रैक्टिव। भारत सरकार ने जो रेलवे PSUs है
उनमें काफी डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 3-4 कंपनी एक साथ लगातार डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो काफी उनके ऑर्डर बुक्स 5-7 साल की विजिबिलिटी है। डिविडेंड यील्ड्स आर ऑलमोस्ट 5%, पीज आर लो सिंगल डिजिट्स। तो मेरे ख्याल से जो रेलवे PSU बास्केट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसइन्वेस्टमेंट की है या करने वाली है, दोज लुक वेरी अट्रैक्टिव टू मी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, एक बार फिर से आपको ढेरों शुभकामनाएं बाजार जो इस नए शिखर पर है इसके लिए। धन्यवाद। आज इस इंपॉर्टेंट दिन CNBC आवाज को चुनने के लिए, सबसे पहले देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल से बात करने के लिए, अपने व्यूज हमें सामने रखने के लिए। लेकिन आप देखिए आज भी प्रदीप एक बार मार्केट का व्यू रुख कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा 11,761 का स्तर छूने के बाद ऊपर से नीचे आया है। लेकिन देखिए स्टार होते हैं वो स्टॉक्स जो पिछले 2-3 दिन से भाग रहे हैं। आज भी देखिए टाटा मोटर्स का जलवा बरकरार है, 2.5% ऊपर देखिए आज भी ये स्टॉक कारोबार कर रहा है, और इसका श्रेय तो कालरा साहब आप ही को जाता है। मेरे ख्याल से टाटा सन्स के चेयरमैन को जाता है। जितने बुलिश कालरा साहब थे टाटा मोटर्स पे, उतना तो टाटा मोटर्स का मैनेजमेंट भी नहीं था। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और देखिए भाग रहा है आज के दिन भी 2.5% ऊपर ये स्टॉक। इंडिया बुल्स हाउसिंग ये दूसरा स्टॉक है जो देखिए 2.25% ऊपर है। और बैंक्स को मत भूलिए, क्योंकि बैंक्स के दम पर ही जो तेजी हुई है। देखिए हम यहाँ पर आज खड़े हैं, इंडसइंड बैंक देखिए करीब 2.25% ऊपर है, और कल भी देखिए बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा था ये बैंक का। कोटक महिंद्रा बैंक में और यस बैंक में भी दमदार तेजी देखने को मिल रही है। तो ऊपर से थोड़े से हल्के हुए हैं, लेकिन घबराने के संकेत बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग इंतजार कर रहे थे कि ये हाई होगा और हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करेंगे, उन्होंने प्रॉफिट बुक थोड़ा सा किया है। किरण जी आपने हाथ खड़ा किया है, बताइए क्या नजर आ रहा है आपको? सबसे पहले आपको बधाई नए ऑल टाइम हाई की। आप सभी को बधाई। और इसी मौके पे एक बहुत ही अच्छा काउंटर है जो कि बाय करके चलना चाहिए, वो है सीमेंस। मेरे ख्याल से पिछले 3 दिन के कंसोलिडेशन के बाद वापस एक बार ब्रेकआउट दिया है। पहले से ही ब्रेकआउट करीबन 1070 के करीब दिया था, तब मैंने कॉल दिया था। पर ये मेरा मानना है कि बहुत बड़ी रैली आज दिलाता नजर आना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस बहुत नजदीक है, वो रहेगा 10446, फ्यूचर्स की बात कर रहा हूं। और टारगेट्स के लिए 1075, 1080 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। तो काफी बड़ी अपसाइड आपको सीमेंस में देखने को मिल जानी चाहिए। और स्टॉक है जहां पर एक शानदार ट्रेड दिख रहा है। आशीष जल्दी से आप भी बताइए कोई ट्रेड जो इस समय आप स्पॉट कर रहे हो। जब नया हाई बनता है तो लोग ट्रेड ढूंढते हैं। बिल्कुल, देखिए इसके अंदर में मेरे हिसाब से सबसे पहले मैं वोल्टास के अंदर में एक नज़र जा रही है। बहुत अच्छा बेस बनाकर रिकवरी इसमें शुरू हुई है। 650 के टारगेट्स मेरे हिसाब से वोल्टास में देखने को मिल सकते हैं। 620 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन इसके अंदर में मैं रिकमेंड करूंगा। ओके, तो वोल्टास एक और स्टॉक है जहां पर एक लॉन्ग पोजीशन की रिकमेंडेशन आ रही है। और आइए इस मौके पर मैं आपको बताता हूं आज का मेरा पंड्या का फंडा स्टॉक। और जैसे कि रमेश तिवारी जी कह रहे थे कि लंबी बुल रन है भारत में, और आपको ऐसे स्टॉक चुनने चाहिए जो यहां से लंबा रिटर्न देंगे, जिसको आप पोर्टफोलियो में रखकर भूल सकते हैं। ऐसा एक स्टॉक मैंने आज आपके लिए चुना है, वो है GIC री, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो री इंश्योरेंस कंपनी है। दरअसल ये स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे डायरेक्टर साहब, दिखाइए स्टॉक को। और यहां पर आज जो हम ये तेजी का कॉल लेकर चल रहे हैं, GIC री उस कंपनी का नाम है। देखिए ग्राफिक्स की दिक्कतें दूर हुई और आपके सामने अब ये स्टॉक आ चुका है। GIC पे तेजी की कॉल 320 रुपए के टारगेट के साथ आज हम दे रहे हैं। और इसकी वजह क्या है? ये अपने हाई से करीब 50% नीचे है, और इस स्टॉक पे लिस्टिंग के बाद से लेकर के अब तक जो प्रेशर था, अब ये इससे बाहर आ रहा है। इसकी वजह जो एनालिस्ट इसको ट्रैक करते हैं वो ये बता रहे हैं कि इन्होंने फार्म इंश्योरेंस पे अपना एक्सपोजर कम किया है, जो इनके लिए पॉजिटिव होगा। और इस दौरान इस कंपनी ने जिस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन किया है, मैं आपको बताऊं इसकी डिविडेंड यील्ड इस समय इस प्राइस पे तकरीबन 0.3%, 2.7% की आती है, जो कि इस तरह की बड़ी कंपनी के लिए बहुत ही शानदार कही जाएगी। 25 से 30% का डिविडेंड पे आउट रेशियो इसने लगातार मेंटेन किया है। और चूंकि सरकारी कंपनियों से लगातार डिमांड रहती है, तो उम्मीद करनी चाहिए कि ये पे आउट ऐसा ही बना रहेगा आपको, और यहां से आपको एक शानदार रिटर्न मिलेगा। सिर्फ 18 महीने करीब हुए हैं इस कंपनी को लिस्ट होकर, और इस दौरान इसने एक बोनस भी दिया है। तो काफी रिवॉर्ड करने की कोशिश शेयर होल्डर्स को यहां पे रहती है। ध्यान रखिए, ये री इंश्योरेंस कंपनी जो है, जो हमारे देश की जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं, खासतौर पे सरकारी कंपनियां, वो जो इंश्योरेंस करती है वो इनके पास से री इंश्योर कराती है। लेकिन साथ ही साथ इस कंपनी ने दुनिया भर के बाजारों में अपना कारोबार फैलाया है। तो एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। अट्रैक्टिव लेवल पर अच्छी गिरावट के बाद, कंसोलिडेशन के बाद आपको एंट्री का मौका मिल रहा है, और एक जबरदस्त पोटेंशियल इंश्योरेंस सेगमेंट में आने वाले 10 से 20 साल का भी अगर आप ध्यान रखेंगे तो नजर आती है। इस सेक्टर पे आशीष, चूंकि आप करीब से नजर रखते आए हैं, GIC का चार्ट जरा लेकर आइए।
बताइए आपको क्या दिखता है इस पे, इस समय क्या टारगेट्स होंगे? मैं यहाँ पे करीब 320 के टारगेट इस समय देख रहा हूँ। नहीं, बहुत अच्छे लेवल पे इसको आपने पकड़ा है, यानी बहुत लोअर लेवल पे एक अच्छा बेस बनाकर स्टॉक निकल रहा है। तो जो आपके टारगेट्स है वही, उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मेरे हिसाब से 320 330 इसमें जल्द ही देखने को मिल सकते हैं और पूरा स्पेस ही एक बहुत पॉजिटिव इसमें चल रहा है। चाहे आप ICICI प्रू की बात करें या अगर से HDFC लाइफ की बात करें, और हमारा फेवरेट स्टॉक जो ICICI लोम्बार्ड है, ये भी मुझे अभी भी लगता है कि इसमें अभी भी पोटेंशियल है। तो ये पूरा स्पेस बहुत इंटरेस्टिंग है। पर अच्छी बात GIC की है कि बहुत लोअर लेवल से बेस के साथ चल रहा है, तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। 255 ये मेरा स्टॉप लॉस होगा और 310 320 के जो स्तर है वो बहुत जल्द GIC रीइंश्योरेंस में आपको देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो एक पेनिट्रेशन अभी यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ना है, तो अगले 10-20 सालों के लिए आप आराम से इस स्टॉक पे, इस सेक्टर पे दांव लगा सकते हैं। इस समय आपके लिए तेजी का कॉल GIC री पे 320 के टारगेट के साथ। शैल जी। जी हाँ, नमस्कार। सब क्या निकाला है आपने, कौन सा स्टॉक है जो भागने वाला है? ये मेरा ना एक जरा मूल प्रश्न है, क्योंकि मेरे बाल आपसे ज़रा थोड़े सफ़ेद हैं ज़्यादा, तो मैं एक ज़रा बेसिक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। देखिए, बाज़ार ना झटकों में चलता है। एक झटका हमने बड़ा अच्छा देखा जब तक कि बैंक निफ्टी पे सबसे पहले रिकॉर्ड हाई लगा, फिर सेंसेक्स पे लगा और अब निफ्टी की बारी है। तो जो मेजर 3 इवेंट होने थे बाज़ार में वो हो चुके, सही है ना? अब शायद इसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो, और इससे बेहतर कोई नहीं बता सकता जो कि ऑप्शंस डेटा देखते हैं। आपके लिए ये प्रश्न आशीष जी, आप थोड़ा लॉन्गर टर्म ऑप्शन डेटा भी देखते हैं, कहीं आपको ऐसी भनक लग रही हो कि बाजार में थोड़ा या माइल्ड करेक्शन का एक दौर आने वाला है? किरण जी, ये प्रश्न आपके लिए भी है। देखिए, इसमें क्या होगा शैल जी, जो बाजार का एक नेचर होता है वो ये रहता है कि जहां पर पे भी अनसर्टेनिटी है उस समय पे सबसे बड़ा मूव क्रिएट कर देता है, ताकि ज़्यादातर लोग नर्वसनेस में या साइड लाइन में देखते ही रह जाते हैं कि बाजार चल क्यों रहा है या चलने का कोई कारण नहीं, और उसी समय पे सबसे बड़ा मूव आ जाता है। तो मेरा मानना है कि बाजार जो है वो इलेक्शन के पहले ही कहीं 12,000 12,100 200 के लेवल को टेस्ट करेगा, और जब तक के शायद आपका इवेंट के हम जितने पास में चले जाएंगे उस समय पे प्रॉफिट बुकिंग का माहौल बन जाएगा। तो अभी यहाँ से और कुछ 1 महीना तेजी होना, ये मुझे इस पे कोई डाउट नजर नहीं आता। बट गोइंग फॉरवर्ड एक बार 12,100 200 के लेवल आ गए और जहां पर आप देखेंगे अप्रैल एंड होते हुए थे, तब शायद वापस से वहां पर पे एक प्रॉफिट बुकिंग का माहौल शुरू होगा। तो एटलीस्ट इन शॉर्टर टर्म मुझे लगता है कि तेजी बरकरार रहेगी। यहां से 1 महीने के बाद प्रॉफिट बुकिंग का माहौल बन सकता है। शैल जी, अगर आप इजाजत दें तो एक ग्राफ लेकर आते हैं स्क्रीन पे। डायरेक्टर साहब, इंडिया विक्स का 1 महीने का चार्ट जरा फायर कीजिएगा, और उसके बाद किरण जी शैल जी के सवाल का जब जवाब दे रहे हो तो इस पर नजर रखिए, क्योंकि लगातार ये एक जो इंडिकेटर है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। देखिए, 1 मंथ हाई हमने यहां पर छुआ है। किरण बताइए। देखिए, मेरा मानना है कि आप 2-3 पैरामीटर्स देखने चाहिए। जो आपने कहा कि एक इम्पॉर्टेंट है कि अनुभव का इस्तेमाल करना चाहिए, और अभी का जो अनुभव जो इतने साल का है, ये मुझे ये कहता है कि एक कॉन्ट्रा व्यू लेके चलते हैं लोग बहुत सारे। तो अगर आप पीसीआर देखते हैं तो अभी भी न्यूट्रल के नीचे है, इतने अच्छी बड़ी रैली के बावजूद। हमें इस रैली में हमें ये देखने को मिलेगा छोटे छोटे से करेक्शंस और एकदम से बड़ी रैली, और जब रैली निकलती है तो गैप से निकलती है, तो शॉर्ट पोजीशंस और भी ट्रैप होते नजर आ रहे हैं। और ऊपर के लेवल्स में जब ट्रैप होते हैं तो उनको कवरिंग करने के बजाय दूसरा कोई रास्ता रहता नहीं है। तो मेरा मानना है कि जो अभी बात हुई कि ये 12,000 के करीब, 12,000 के ऊपर के लेवल्स भी दिखाई देंगे अगले 15 दिनों के बाद। उसके बाद एक टाइम करेक्शन आ सकता है, पर मुझे नहीं लगता जो मार्केट कंडीशंस है अभी, जो कि बहुत बड़ी गिरावट इधर से देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखिए, ये राय हमारे एक्सपर्ट की। लेकिन देखिए, एक सेक्टर है जो थोड़ा सा कमजोर है, वो है आईटी सेक्टर, और दूसरा सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों वाला सेक्टर। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां भाग भी बहुत गई थी, तो भागने के बाद देखिए थोड़ा सा रुकती हैं, सुस्ताती हैं। और आज हम सुबह सुबह भी कह रहे थे अगर किसी को मंदी वगैरह करने का मूड हो तो ये वाला पॉकेट ठीक नज़र आ रहा है, ये बात हुई थी। और देखिए अब ये हो गए 3-4% नीचे। HP BP, अगर किसी को कॉन्ट्रा ट्रेड लेना है बाजार के विरुद्ध तो ये बेस्ट है क्या? बेचें इसको अभी भी, क्या और नीचे मिलेगा? जैसे BPCL की बात हुई थी, 370 के लेवल्स हम इंडिकेट कर रहे थे। मुझे लग रहा है जिस तरीके से अभी भी यहाँ पर डेटा बन रहा है, थोड़ा सा और ड्रैग हो सकता है, तो 363 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड हो सकती है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर BPCL एक बेटर कैंडिडेट होगा। इनफैक्ट स्टॉप लॉस थोड़ा सा लंबा रखना चाहूँगा मैं, 377 ऑन द हायर साइड।
एंड आई थिंक मेंटेन करनी चाहिए। आपको क्या लगता है? देखिए आज सुबह मैंने एक पेयर ट्रेड दिया था, लॉन्ग एशियन पेंट, बर्जर पेंट, शॉर्ट बीपीसीएल, और वो ट्रेड बिल्कुल अच्छी तरह से मूव आउट होता हुआ नजर आ रहा है। मेरे हिसाब से एशियन पेंट और बर्जर पेंट दोनों में ही जबरदस्त ओआई का बिल्डअप होता हुआ नजर आ रहा है। दोनों ही स्टॉक यहाँ से एक अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। एशियन पेंट ऑलरेडी एक मूव हो चुका है, बर्जर पेंट में मेरे हिसाब से 350 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। 326 के स्टॉप लॉस से अभी भी लॉन्ग पोजीशन बर्जर के अंदर मैं रिकमेंड करूंगा। और बीपीसीएल जो मैंने सुबह कहा था शॉर्ट कैंडिडेट है, तो वहां पर मेरे हिसाब से टारगेट जो है वो कम से कम 360 तक आपको आते हुए देखने को मिल सकते हैं नीचे में। तो मेरे हिसाब से बर्जर बीपीसीएल अभी भी एक शॉर्ट कैंडिडेट है। एक बात और बता दूं, बर्जर पेंट ने आज भी अभी सुबह सुबह नया 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर छुआ है। तो एशियन पेंट ने, माफ कीजिएगा, अभी 52 हफ्तों का नया उच्चतम स्तर छुआ है। और देखिए क्या रैली देखने को मिली शैल जी। कल भी मैं देख रहा था जो खरीदारी हो रही है गोरों की, वो क्वालिटी स्टॉक्स में हो रही है, और कल भी बढ़िया प्रदर्शन दिखाया था। हेमंत जी, ये ना बहुत समय का दस्तूर है कि महंगी चीज ही महंगी होती है बाजार में। बिल्कुल सही है। अगर आप कोई भी किसी कारण से महंगी है, जी हाँ, उसमें कुछ ऐसी बात है कि वो साल दर साल या तो उसका ईपीएस बढ़ता है या उसका स्टॉक प्राइस बढ़ता है। आप एशियन पेंट्स का रिटर्न देखें, कई ऐसे शेयर हैं जिन्होंने कई साल लगातार 15%, 20% वो कंपाउंड हुए हैं। सही है। और वही शेयर जो है वो आगे आने वाले समय भी कंपाउंड होता है। बिल्कुल। और ये जो थीम है आप देखिए पेंट की, क्यों? क्योंकि रियल एस्टेट में जो तेजी दिख रही है, आखिर पेंट कंपनी को तो फायदा होगा ही। और रियल एस्टेट ध्यान रखिए, इस साल की शुरुआत से हम आपको बता रहे हैं, ओबेरॉय रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टी जैसे स्टॉक हमने आपको काफी नीचे के लेवल पर रेकमेंड किए थे, जहां से इन्होंने काफी शानदार रिटर्न आपको दे दिए हैं। डीएलएफ और गोदरेज प्रॉपर्टी, ये दो स्टॉक्स, किरण, इनके चार्ट पे नजर डालिए। जिस तरह की तेजी आज देखने को मिल रही है, इन दोनों में अभी भी इस लेवल पर भी एक ट्रेड साफ तौर पे दिखाई देता है। क्या कहेंगे आप? प्रदीप जी, मैं अभी हाथ ऊपर कर रहा था, बहुत 2 मिनट से कर रहा था, और डीएलएफ की बात कर रहा था। क्या बात है सर, आप तो मुंबई आ जाओ। बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। बोलिए। तो डीएलएफ बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। और इधर से स्टॉप लॉस बहुत नजदीक है 202 का, यानी 3-3.5 रुपए की रिस्क है। और मेरा मानना है कि डीएलएफ का जो चार्ट पैटर्न है, 10 दिनों का ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट बहुत ही शानदार है। और जिस लेवल से ये ब्रेकआउट आ रहा है, मेरा मानना है कि आपको 2 दिन का पोजिशनल व्यू रखना चाहिए। 220 के लेवल्स आराम से देखने को मिल जाने चाहिए 2 दिनों के अंदर। तो मेरा मानना है कि डीएलएफ स्ट्रॉन्ग बाय। तो अच्छे मजबूत स्टॉक्स आप खरीदिए। डीएलएफ 180 के आसपास जब कोई इसको खरीदने की बात नहीं कर रहा था, चलिए आप याद है हम लोग कह रहे थे हेमंत जी, आपने और प्रदीप जी ने इतनी बढ़िया स्टॉक पिकिंग की है ओवर द लास्ट 2-3 वीक्स कि नहीं, ये हकीकत बात है कि बहुत लोगों ने इसमें कई गुना पैसा बनाया होगा। जेट एयरवेज आप देख लीजिए, बिल्कुल, डीएलएफ देख लीजिए, टाटा मोटर्स तो शायद लोगों के गले सूख गए यहाँ पे ये बोल के कि भाई इसको आप एक एसआईपी लेवल पे खरीदिए। जी हाँ। आप रियल एस्टेट की बात कर रहे थे, आज के रिकॉर्ड हाइज में 1-2 नाम और हैं। बताइए सर। पिडीलाइट, हाँ, और ये भी लगातार भाग रहा है। मुझे याद है 10 बजे जो अभी चंदन जी हमारे साथ जुड़ेंगे, वो हर रोज 10 के दमदार ट्रेड्स में पिडीलाइट को देते हैं, रोज देते हैं। हाँ, और रोज भागता है। हाँ, एक्चुअली क्या है कि रियल एस्टेट में एक रिस्क है कि भाई आपको घर मिले ना मिले। सही है। लेकिन अगर आपका घर एक बार बन गया तो उसमें पेंट होगा, उसमें पॉलिश होगा, उसमें पिडीलाइट लगेगा और जो लगेगा। जी हाँ, आप ये देखिए कि जितने भी प्लास्टिक पाइप्स बनाने वाली कंपनीज हैं वो मल्टी ईयर हाइस पे हैं। सही है। तो वही कारण है कि रियल एस्टेट का खेलने का तरीका है कि भाई आप अगर एक्चुअल कंपनी में ना स्टेक लेना चाहते हो तो इन क्वाजी कंपनीज में स्टेक लीजिए। इसका रियल एस्टेट पे बहुत डिपेंडेंस है। क्या लेवल है सर पिडीलाइट पर? आपका क्या व्यू है? फेविकॉल का ये मजबूत जोड़ कहां तक जाने वाला है? नहीं, इस तरह के स्टॉक्स में सबसे पहले तो ऊपर के कोई टारगेट्स होते नहीं है। शॉर्टर टर्म में ये ब्लू स्काई लिमिट है 1320, एक शॉर्ट टर्म जो हम प्रोजेक्शन करते हैं उसके बेसिस पे 1320 के लेवल्स आते हैं। बट जिस तरह का ये ब्रेकआउट है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, बहुत अच्छे कंसोलिडेशन के बाद में इस तरह के स्टॉक में 1450-1500 के स्तर भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। मेरे हिसाब से अब जो स्टॉप लॉस है वो आपका डिफाइंड है 1250 का। इस स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजिशन यहाँ बनानी चाहिए। और मैं वापस से एक स्टॉक को रीआइटरेट यहाँ पे करूंगा हिम्मत, वो है इंडियन होटल। मेरे हिसाब से बहुत जबरदस्त इसके अंदर पैटर्न बन चुका है। देखिए ये स्टॉक अब मेरे हिसाब से आप इसको रख लीजिए, 1 साल के बाद आप इसको देखेंगे, इसमें इतने अच्छे रिटर्न्स बनने की तैयारी हो चुकी है। तो एक नेक्स्ट अपमूव और जनरली बहुत लंबे संख्या लगाड़ ये स्टॉक रहा है, इसको लीजिए। 185 शॉर्ट टर्म, 240-250 मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में और एक अलग टारगेट्स हम आने वाले समय में उस पर भी बात करेंगे। बट मेरे हिसाब से यहाँ पर आज ही बात कर लीजिए, लंबे वाला भी बता दीजिए। देखिए ये पैटर्न आप
देखिए इसके अंदर में क्या हुआ, 10 साल का कंसोलिडेशन हुआ है। 10 साल का जो कंसोलिडेशन की रेंज है वो नीचे में 80 रुपया, ऊपर में 160 रुपया। तो जब इस तरह के लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन निकलते हैं तो स्टॉक को डबल होने में समय नहीं लगता। तो मेरे हिसाब से आने वाले समय में इस पे जब आप देखेंगे हर लेवल पे लोग नए नए टारगेट्स के साथ आएंगे, 300, 320। और सबसे बड़ी बात है फंडामेंटली चेंज होना शुरू हो गया है। कंपनी ने अपने डेट लेवल को कम करने की कोशिश किया है, एसेट लाइट मॉडल इन्होंने अडॉप्ट करने की कोशिश किया जो अर्निंग्स को बहुत इंप्रूव करते। तो जब भी इस तरह की री रेटिंग किसी कंपनी में इंटरनली होती है तो वो कहीं ना कहीं बाजार उसको बहुत पसंद मेरा प्रेडिक्शन है आप इस बार पक्का जो हॉलिडे पे जाएंगे वो किसी टाटा ग्रुप की प्रॉपर्टी में मजे करने जाएंगे। चलिए तो होटल स्टॉक्स पर भी हमने शैल जी जो आप बात कर रहे थे सबसे पहले हमने पकड़ने शुरू किए थे और कई सारे होटल शेयरों में इंडियन होटल भी शामिल है जहां पर हमने तेजी का कॉल दिया था। और चूंकि आप घर लेने की इतनी बात कर रहे हैं तो आप हाउसिंग फाइनेंस पर भी जरूर ध्यान रखें। रेपको होम के रिटर्न भी आपको याद होंगे जहां करीब 100-125 रुपए की कमाई हमने करा के दी है पिछले करीब 1.5-2 महीने के अंदर। और अब आप देखिए कैनफिन होम्स में उसी तरह की एक तेजी की शुरुआत है जिसकी हमने आज बात की। तो ये सारे स्टॉक्स और वक्त हालांकि थोड़ा कम है वरना इन स्टॉक्स पे आगे आप लोग जरूर नजर डाल सकते हैं। तो प्रदीप से विदा लेंगे, शैल जी और मैं अब आगे का शो ड्राइव करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सचितानंद जी सिक्सर्स लगाने के लिए, सचिन के नाम में जुड़ा हुआ है। आशीष जी बढ़िया स्टॉक्स बताने के लिए। किरण जी एक बार फिर से बधाई, आप दूर हैं लेकिन दिल के करीब हैं। शुक्रिया आपका शो में जुड़ने के लिए। मुंबई आइए जल्दी से।